हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बेटा डू जो हमारा पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग है उसके केस स्टडी बेस एमसीक्यूज। एंड ऑब्वियसली आपके पेपर के अंदर में 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहते हैं, जिसके अंदर जनरली 2 से 3 केस स्टडीज रहती है। हर केस स्टडी के अंदर 3 to 5 एमसीक्यूज तक आपके पास रहते हैं, 2 मार्क्स ईच तक के। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये केस स्टडीज़ क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर या आपके पास किसी पर्टिकुलर एएस या मिक्स को लेके बनी होती है। वैसे दिस जो आपके पास मैं वीडियो में लेके आया हूँ, दिस इज बेटा केस स्टडी वीडियो जो है, दिस इज पार्ट नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। सर पार्ट नंबर 2 क्यों कह रहे हैं आप? बिकॉज बेटा पार्ट नंबर 1 कुछ महीने पहले आप लोगों के लिए इसी चैनल पर अपलोड करी गई थी। आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी पिन किया होगा एक प्लेलिस्ट का लिंक, जिसके अंदर में बेटा मैराथन सारी वीडियोस है, आरटीपी वाली वीडियोस है और केस स्टडी वाली वीडियो भी है जो पार्ट नंबर 1 है। उस केस स्टडी वीडियो के अंदर में हमने टोटल में 16 केस स्टडीज आप लोगों के साथ में कराई थी। मैंने 16 केस स्टडीज उसके अंदर में डिस्कस करी थी। इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों के लिए 8 से 10 केस स्टडीज आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो रिसेंट में आईसीआई के द्वारा बेसिकली उनके आप मान लीजिए मॉक टेस्ट पेपर्स है आपके पास, पेपर में आपके पास आई थी वो सारी आरटीपी वाली वीडियो। तो वो लेटेस्ट में जितनी हमारी केस स्टडीज अब तक और आ चुकी है वो मैं सारी इसी एक वीडियो के अंदर में आपके लिए कंपाइल कर दूंगा, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी फॉर रिवाइजिंग ऑल द केस स्टडीज। तो इन 2 केस स्टडीज की वीडियो से आपकी सारी की सारी केस स्टडीज क्या हो जाएगी बेटा, जितनी भी है वो सारी रिवाइज हो जाएगी। तो मेरे साथ अंत तक बेटा सारी चीजें करें, एंड ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आपको वीडियो के नीचे ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक में मिल जाएगा ऑफ द नोट्स, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आए। तो चलिए स्टार्ट करते मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को। तो बेटा यहां पर मैं आप लोगों के सामने जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटा केस स्टडी जो है, मैंने तभी नंबर इसको 17 रखा हुआ है। वो 17 क्यों रखा हुआ है सर? 17 इसलिए रखा है क्योंकि 16 केस स्टडीज मैंने बोला ना पहली में हो चुकी है, तो वो कंटिन्यूएशन में है। और ये केस स्टडी एमटीपी जो इंस्टीट्यूट का जनवरी 25 था उसका सीरीज 1 में थी। तो एक बार के लिए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं बेटा। यहां पर मैं कहता है फ्लाई लिमिटेड ने सेल करी है ₹7 लाख की, आईएनआर मतलब रुपीज, इंडियन रुपीज 7 लाख की, टू विंग्स इंटरनेशनल इन मई 2023 एंड रिकॉग्नाइज किया ट्रेड रिसीवेबल को, विच वॉज इनिशियली रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल्स। और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी $1.79.4 में। तो बेसिकली हमने एंट्री सेल करी थी उसकी पे है, और ये 7 लाख रुपीज में जिस दिन एंट्री डाली गई थी उस दिन के रेट पे दिख रहा है अभी, मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन जो हम बोलते हैं। कंपनी ने एक लोन भी लिया था यूएस कंपनी से, कितने का बेटा, 10 लाख रुपीज का, दिसंबर 2023 में, जो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ था प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक लोन भी लिया हुआ है 10 लाख रुपीज का, और वो रिकॉर्ड हुआ है $1.81.1 के हिसाब से। कहता है ईयर एंड पे जाके 31 मार्च को एक्सचेंज रेट कितना हो चुका है, 83.3। तो ऑब्वियसली एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है। ये केस स्टडी आपकी बन जाती है बेटा एएस नंबर 11 से रिलेटेड, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ यहां पर मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2024। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? तो बेटा इसके लिए अगर आप देखोगे ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट इन रुपीज कितना था, 7 लाख। तो आपका इन डॉलर कितना हो गया सर? स्पॉट रेट जो था उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 79.4, इतने डॉलर की आपने सेल करी थी, इतने डॉलर की आपने सेल करी थी, $8816.12, $8816.12। तो अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, इसी को हमने यूज कर लेना है बेसिकली किसके लिए, जो क्लोजिंग रेट है, मॉनिटरी आइटम है। तो मॉनिटरी आइटम को किस पे दिखाते हैं, क्लोजिंग रेट पे, विच इज 83.3 पे। 734,382.796 है, तो 383 रुपीज हो गया। तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, 734,383 रुपीज हो जाएगा, क्लोजिंग रेट पे आ जाएगा। अच्छा जी, सेकंड पूछता है व्हाट इज द हाउ मच इज द रिपोर्टिंग डिफरेंस गेन और लॉस इन केस ऑफ ट्रेड रिसेबल। तो कितना गेन और लॉस बेटा आपका बनता है इसमें। तो गेन और लॉस आपके पास बेटा क्या है, डेटर है, डेटर की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि 7 लाख से वो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो वैल्यू बढ़ा रहे हो। तो कितना एक्सचेंज डिफरेंस हुआ सर? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो आ रही है वो आती है बेसिकली, अब कितनी वैल्यू है, 734,383। ओरिजिनली किस पे रिकॉर्डेड थे, 7 लाख पे, तो 34383 का। अब इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए गेन है कि लॉस है सर? डेटर है।
एंट्री डली होगी पहले डेटर टू सेल, अब क्या डली होगी, डेटर टू एक्सचेंज डिफरेंस। डेटर बढ़ा रहे हो, डेटर आपका एसेट बढ़ने का मतलब फायदा हो गया। तो 34383 का बेटा ये क्या हो रहा है, गेन है ये। तो 34383 का गेन वाला ऑप्शन कौन सा है बेटा, ये वाला हो गया ए। बाकी तो अलग ही अमाउंट भी निकले हुए और आपके पास में एक लॉस का लिखा है, तो ध्यान होना चाहिए लॉस है कि गेन है, तो ये गेन है, ये गेन है। तीसरा आपके पास सवाल उठता है, व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लोन एज ऑन 31 मार्च 24। अब लोन का कितना बैलेंस है, तो बेटा पहले इन डॉलर निकाल लेते हैं अमाउंट, अमाउंट इन डॉलर। तो आपका कितने का 10 लाख का था और वो 81.1 पे था। 10 लाख डिवाइड बाय 81.1, 12230.456। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 12230.456। क्लोजिंग रेट कितना था, 83.3। क्लोजिंग रेट कितना था, 83.3 आपके पास। बेटा हमारे पास में इसकी क्लोजिंग वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 12230.456 इंटू 83.3, तो बनेगा 1018। आई थिंक आपके पास में जो है वैल्यू हमारे पास 10 लाख डिवाइड बाई 81.1, चेक कर लेता हूँ मैं, 12330 है। तो ये वैल्यू ही मैंने ऊपर थोड़ी सी गलत लिखी, नो वरीज, 12330.456 है, तो ये आ जाएगा 12330.456, ठीक है ना। 12330.456 इंटू 83.3, 1027, 127, 126.98, तो 127 हो गया वो वैल्यू। तो 1027, 127 वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी बन गई बी, ये वैल्यू आपकी बन गई बी, ठीक है ना। और फिर आ रहा है हाउ मच इज द रिपोर्टिंग डिफरेंस, गेन और लॉस कितना आ रहा है इन केस ऑफ लोन, तो गेन और लॉस। अब आपका डिफरेंस कितना बना बेटा, द डिफरेंस बना हमारा 1027, 127 पे दिखाना है, दिख कितने पे रहा है, 10 लाख पे, तो 27127। अब ये नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, सर देखिए आपके पास में लोन है, लोन एक लायबिलिटी है, पहले एंट्री डली होगी बैंक टू फॉरेन लोन, आज एंट्री डली होगी एक्सचेंज डिफरेंस टू लोन, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ना मतलब नुकसान हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस को डेबिट किया ना, पीएल में जाएगा तो डेबिट है, आपका नुकसान है, तो ये लॉस है, तो ये लॉस है, तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बताया तो जब इंस्टीट्यूट का ये आंसर था तो उन्होंने गलती से इसे सी रखा हुआ, गेन नहीं, गेन दिखा रखा है, जबकि ये लॉस है बेटा, ये क्या है, लॉस है। तो इसे आपके पास में ठीक करें, क्योंकि लायबिलिटी है, लोन है, लायबिलिटी है, लोन बढ़ रहा है, आपके पास में लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो नुकसान है। तो सही आंसर क्या क्या हो गए, सी ए बी डी, सी ए बी डी आपके सही आंसर है, यस। तो एक बार के लिए हम चेक कर लेते हैं हमारे जो करेक्ट आंसर है बेटा आपके पास में, तो दैट विल बी सी ए बी डी। तो ये आप लोगों की ये वाली केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट केस स्टडी बेटा, नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक्स लिमिटेड ने खरीदे हैं 3000 शेयर्स ऑफ अमेजिंग लिमिटेड इन दिसंबर 2023, कितने में, एट ₹100 ईच, एंड पे करी है ब्रोकरेज एट 1%। तो 3000 शेयर्स खरीदे और 100 रुपए पे और 1 रुपए की ब्रोकरेज भी दिए। मई 24 में जाके कुछ समय के बाद जाके इन्होंने बोनस शेयर इशू करे 1 फॉर एवरी 3 हेल्ड के हिसाब से। कह रहे हैं 1000 शेयर हमने बेच दिए, सेल कर दिए सितंबर 24 में 110 पे, और बोनस इशू के बाद जाके शेयर्स अभी कोट कितने पे हो रहे, 95 पे, ठीक है जी। दिसंबर 24 में आपके पास कह रहे हैं शेयर्स का कोटेड प्राइस कितना है, 70। ऑब्वियसली एक बार बोनस होने के बाद क्या होता है, मार्केट में दाम गिरता है, ठीक है। अब वो आपके पास में उसने बोला, और ईयर एंड पे एक तरीके से दिसंबर 24 में कितना बोलती है, 70। सवाल क्या क्या पूछ रहे हैं, तो ये आपकी केस स्टडी आप बोल सकते हो एएस नंबर 13 से होगी, जो हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है, ठीक है ना बेटा। कहते हैं व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आफ्टर द सेल ऑफ शेयर्स एज पर एएस 13। तो बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग चलेगी, सेल के बाद कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है। तो बेटा ओरिजिनली देखोगे तो आप कॉस्ट 1000 शेयर्स की कितनी बैठती है, नंबर अगर मैं देखूं, और अमाउंट 3000 शेयर्स की, 3000 शेयर्स थे, 3000 कितने में खरीदे थे, 100 पे खरीदे थे, और 1% ब्रोकरेज आ गई, 3 लाख पे 1% ब्रोकरेज लगी, तो 3,03,000 हो गया अमाउंट।
फिर बोनस भी आए, ये परचेज किए थे। बोनस कितने बोले, 1 for every 3। तो 1 for every 3 के हिसाब से कितने हो गए, 3000 पहले थे, 1 for 3, तो 1000 आ गए मुफ्त के शेयर्स। तो हमारे टोटल हो गए 4000 शेयर्स। उनकी कॉस्ट कितनी होगी, 3,03,000। अब इसमें से जो हमने बेचे वो कितने बेचे बेटा, 1000 शेयर्स हमने बेच दिए। तो 1000 शेयर जब हमने बेचे तो सेल करे, तो आपकी कितनी कॉस्ट बाहर हो गई सेल करने से, आपके 3,03,000 अगर 4000 की है तो 1000 की कितनी माइनस होगी, 75750। ये उनकी कॉस्ट थी, वेटेड एवरेज लगता है ना। तो आपके पास बचे हुए कितने रह गए, 3000। तो 227,250 ये बची हुई है वैल्यू। उसने ये पूछा था सेल होने के बाद कितना कैरिंग अमाउंट है, तो सेल होने के बाद बेटा आपका कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा है एक बार के लिए, कैरिंग कॉस्ट आपका सेल होने के बाद कितना है, 227,250, 227,250। ठीक है ना, क्योंकि 3000 शेयर्स रह गए, उनका कैरिंग अमाउंट कितना है सेल होने के बाद। बोनस शेयर्स की कॉस्ट कितनी है, ऑब्वियसली वो तो जीरो होती है, तो वो नील हो गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो मुफ्त में, उसके लिए कोई पैसा नहीं जा रहा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स क्या है, तो बेचा हमने बोनस शेयर्स को जो बेचा एक तरीके से, क्योंकि वो 1000 बेचे तो इफेक्टिवली वो कहना चाहता है बोनस ही थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, तो यूनिटरी मेथड लग रहा है। तो हमने बेचे 110 में है, तो सेल करे है बेटा 1000 शेयर्स 110 में, और मेरी कॉस्ट वेटेड एवरेज लग रहा होता है तो 75750 है, तो बाकी मेरी कॉस्ट आ जाएगी 34,250। 34,250 मेरा प्रॉफिट आ गया। तो बेचे 1,10,000 में, मेरा कॉस्ट अपने पास माइनस हुई 1000 शेयर्स की जो ऊपर हमने यूज करी थी अभी, और बचा हुआ प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, एक्सेस में बेचा तो प्रॉफिट आ गया। पूछ रहे कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी इन्वेस्टमेंट्स की अमेजिंग इन द क्वार्टर एंडिंग इन 31 दिसंबर एज पर ईयर सेटिंग। तो बेटा जब वो आपसे पूछ रहे ईयर एंड क्वार्टर एंडिंग बोल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो वैल्यूएशन की बात होगी। अब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है 3000, नंबर ऑफ शेयर्स है 3000, उसने बोला था हमारे कोटेड कितने हैं बेटा, 70 रुपए में है। देखो बीच में प्राइस चेंज होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जाके देखो 70 रुपए रह गया। तो हमारे कॉस्ट कितनी थी इनकी सबकी, हमने कॉस्ट अभी पता करी थी, 227,250 है। और फेयर वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3000 इंटू कितने का चल रहा है शेयर, 70 रुपए का, 2,10,000। और कुछ नहीं बोल रहा, साफ पता चल रहा है, देखो बेचा भी है तो हमारे लिए वो एक तरीके से करंट इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो करंट इन्वेस्टमेंट का लोअर का रूल होता है, तो लोअर कितना है, 210। तो हम बाकी लॉस प्रोवाइड करेंगे तो 210 पे दिखाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि वो आपके पास बोल रहा है वैल्यूएशन की बात कर रहा है, जब वो बोल रहा है कि पीरियड एंडेड आपके पास हो रहा है तो उस समय आपका वैल्यूएशन का रूल लग जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट का, ये सेटिंग है लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ठीक है ना, तो आंसर क्या क्या बने, बी सी सी ए, बी सी सी ए। बेटा यहाँ पर में आंसर हो गया बी सी सी ए। ठीक है ना, तो ये आपके पास में कंप्लीट हो जाएगी केस स्टडी। देन हमारे पास में सेकंड केस स्टडी बेटा आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड केस स्टडी, एक और आपके पास Jan 25 की। ठीक है जी, जो एमटीबी में थी, केस स्टडी नंबर 19। कहते हैं सन लिमिटेड ने एक्वायर करे 40% शेयर मून लिमिटेड में 5 लाख रुपए में ऑन 1 जुलाई 2023। मून लिमिटेड इज होल्डिंग 40% स्टेक इन स्टार लिमिटेड। एक बार के लिए क्या करते हैं, एक है सन, एक है मून, एक है स्टार। तो सन लिमिटेड है, मून लिमिटेड है, और स्टार लिमिटेड है। उसने बोला बेटा इसके पास इसके 40% शेयर है, सन के पास 40% इसके है, और मून के पास होल्डिंग 40% है स्टार में, इतने इतने शेयर है। ठीक है ना, वो उसने 5 लाख में खरीदे थे पहले वाले। नाउ सन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दी मून लिमिटेड। सन का ऑब्वियस सी बात है, वो एसोसिएट वगैरह का आपका रिलेशनशिप हो गया भाई, 20% उससे ज़्यादा है, 50 से कम है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम मानते हैं एक्सरसाइज हो रहा है। मून लिमिटेड ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 80,000 रुपये का, 80,000 का फाइनेंशियल ईयर 22-23 में।
तो इसने डिविडेंड दिया है बेटा कितने का, 80,000 का, 22-23 का, 15 सितंबर को, पिछले साल का दिया, पर दिया 1 जुलाई के बाद, मतलब ये जो एक्विजिशन करी थी वो 1 जुलाई को करी थी 5 लाख में, और डिविडेंड पिछले साल का है जो दिया 15 सितंबर को 80,000, ठीक है ना। वो कहता है 23-24 के लिए मून लिमिटेड ने कितना कमाया, 4 लाख रुपए कमाए, और डिविडेंड दिया 90,000 का 15 सितंबर को, और उससे अगले साल की बात करा कुछ, पहले तो ये बात करी और फिर मून लिमिटेड का सारा डाटा दे रहा, मून लिमिटेड ने क्या क्या दिया, तो उसमें से ऑब्वियसली बात है 40% हिस्सा किसको मिला होगा, सन लिमिटेड को मिल रहा होगा ना, तो उसकी बातचीत आ सकती है। अब वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज इट कैन बी सेड दैट, तो क्या रिलेशनशिप है बेटा, स्टार लिमिटेड एसोसिएट है सन की, स्टार और सन का तो नाता ही नहीं आ रहा, अगर सन की मून बेटा क्या होती, होल्डिंग सब्सिडरी होता, तो इनडायरेक्टली मैं बोल देता, अब मैं कहीं नहीं सकता, वो उसकी एसोसिएट है। देखो एसोसिएट के आगे एसोसिएट इज नॉट कि आपकी एसोसिएट बन गई, तो सन और स्टार का नाता नहीं है, तो गलत बात होगी। मून लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड बोथ आर एसोसिएट्स ऑफ सन, गलत बात होगी, स्टार तो है ही नहीं ना, स्टार तो है ही नहीं, हाँ मून आप कह सकते हो, मून लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ सन लिमिटेड, हाँ सही बात है, मून तो एसोसिएट है ना, सन के एसोसिएट है मून। सन लिमिटेड इज द पेरेंट ऑफ बोथ मून, पेरेंट कहाँ से आगे बेटा, 50% क्या उससे ज्यादा की होल्डिंग थोड़ा ना, 50% से आपके पास ज्यादा पे आपके पास क्या बनता है, होल्डिंग सब्सिडी का नाता बनता है, 50% से ज्यादा अगर आपके पास होता तो आपके पास बनता होल्डिंग सब्सिडी का, यहाँ तो ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कह रहे हैं व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो ये कहता है जब सन लिमिटेड अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो उसमें वो कितने पे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है इन मून लिमिटेड, मून लिमिटेड के जो उसने शेयर खरीदे 40% कितने में खरीदे, 5 लाख में, तो 5 लाख पे दिखा दोगे, अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना कर दोगे बेटा, आपके पास में खरीदे तो थे 5 लाख के शेयर, पर उसने 15 सितंबर को जाके 22-23 का पिछले साल का 80,000 डिविडेंड भी तो दिया, और वो डिविडेंड का 40% हिस्सा तो मून लिमिटेड को, सन लिमिटेड को मिला होगा, तो वो क्या हो गया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया ना, पिछले साल का डिविडेंड है, कब का है, पिछले साल का डिविडेंड है, तो माइनस क्या करोगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो 80,000 में कितने परसेंट हिस्सा मिला होगा, 40% हिस्सा मिला होगा ना इसको, 32,000, तो 468 सही कॉस्ट बनती है, जो सही अमाउंट है जिसपे वो दिखाएगा दैट इज 468, जिसपे वो दिखाएगा दैट इज 4,68,000 जो वैल्यू आपकी बनती है दिखाने के लिए, ठीक है ना, तो दिस विल इज द वैल्यू जिसपे वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे वो जो दिखा रहा था बेटा आपके पास में खरीदे 5 लाख पे, पर क्योंकि 15 सितंबर को जो डिविडेंड दिया पिछले साल का है, उसका 40% हिस्सा सन लिमिटेड को मिल रहा होगा, और वो आपकी क्या हो गया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, वो कॉस्ट से कम किया जाता है। फिर वो कहता है व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड, कंसोलिडेटेड में क्या दिखाएगा, तो यहाँ लग गया एस नंबर आपके पास में, कौन सा, एस नंबर 23 वो एसोसिएट है, तो इसमें हम ये मान रहे हैं ऑब्वियसली कि सन लिमिटेड अपनी कंसोलिडेटेड भी बना रही होगी, उस केस में क्या होता है बेटा, जो कैरिंग अमाउंट उसका एसएफएस में आ रहा है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है, वो तो 468 आ ही रहा है, प्लस हम क्या बोलते हैं रीवैल्यू कर दो, तो जो पोस्ट प्रॉफिट्स का शेयर है वो आ जाएगा, पोस्ट प्रॉफिट का शेयर मतलब हो गया कि जब एक्विजिशन करी 1 जुलाई को, उसके बाद जितना उसने कमाया मून ने, उसमें जो सन की हिस्सेदारी होती है वो उसको ऐड करके दिखा देगा, तो उसने कितना कमाया था पूरे साल में बेटा, उसने कमाया था प्रॉफिट इस साल में 23-24 में 4 लाख रुपए, तो 23-24 में पूरे साल में 4 लाख कमाया, बच्चा करता है 4 लाख का बोलेगा सीधा 40% कर दो, नहीं बेटा एक्विजिशन कब करी थी, 1 जुलाई 23 को, जो प्रॉफिट है 4 लाख का पूरे 23-24 का है, तो हमारे 31 मार्च तक जो बनेगा वो तो 9 मंथ्स ही बने ना, पहले 9 मंथ्स का प्रॉफिट आएगा ना, 9 महीने का, और उसमें कितना परसेंट हिस्सा, 40% हिस्सा, 120, तो कितना होगा 588, चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है, हाँ जी 588 ऑप्शन में, तो जितना उसका दिख रहा था वो तो ही सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो ही,
प्लस जो पोस्ट प्रॉफिट्स में शेयर बनता है सन लिमिटेड का, वो उसको रिवैल्यू कर रहा है। सर इसमें से डिविडेंड भी तो माइनस होता है। अरे यार इस साल में, इस साल का जो डिविडेंड वो तो अगले साल दिया जा रहा है, तो अगले साल माइनस होगा। वो तो अगले, हम बोलते हैं पोस्ट प्रॉफिट्स की हिस्सेदारी है माइनस डिविडेंड, पर डिविडेंड का माइनस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर दिया जा रहा है 15 सितंबर 2024 को, ठीक है। फिर वो कहता है एज पर AS 23 द एक्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय एन इन्वेस्टर इज यूजुअली एविडेंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। बताओ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का पता कैसे चलता है, एविडेंस कैसे होता है। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली आपकी अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है आपके पास में कि पॉलिसी मेकिंग के समय सुनवाई हो रही है, आपके पास पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। इंटरचेंज ऑफ द मैनेजर पर्सोनल, बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट के अंदर में आपके सारे हैं। राइट टू रिसीव डिविडेंड, नहीं बेटा, डिविडेंड के राइट से आपके पास ये तो ना पता चलता है कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उससे नहीं पता चलता। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, हाँ आपके पास आप कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अपने पास प्रोवाइड फॉर कर रहे हैं तो उससे पता चलता है। तो A B D, अब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं। ABC आर करेक्ट, नहीं। BC D आर करेक्ट, नो। A B D आर करेक्ट, तो आंसर डी हो जाएगा। A B और D करेक्ट है, A B और D करेक्ट है। तो आंसर क्या क्या बन गया बेटा, इसमें चेक कर लेते हैं। C C B D आपके पास सही हो जाएगा। तो यहाँ पर में हमारे पास में फाइनली चेक हो जाएगा, आपके पास में आंसर जो है CCBD, ठीक है ना। CCBD आपके पास हो गया। चलिए ये वाली केस स्टडी हो जाती है, ये सर। तो कमिंग टू द बेटा आपके पास में नेक्स्ट केस स्टडी में हम आते हैं, विच इज जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का था Jan 25 का, उसका सीरीज 2 में था, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है एक्सीलेंस लिमिटेड जो है इज अ रियल एस्टेट कंपनी जो कंस्ट्रक्ट करते रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर सेलिंग। तो इनका काम है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आपके पास में बनाना, आपके पास में कंस्ट्रक्शन करना रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, वो बना के बेचते हैं, ठीक है जी। कंपनी ने कमेंस किया एक नया प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंसेस इंकर करे एज फॉलोज। कहते हैं एक तो लैंड खरीदी प्रोजेक्ट के लिए पूरे 10 करोड़ की। अब इनका काम ही यही है, धंधा यही है इनका बेटा। अल्टीमेटली जैसे DLF वगैरह आपके पास में, सुषमा वगैरह है, जो आपके पास है, तो इनका काम ही क्या है, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना के बेचना। तो इन्होंने नई लैंड खरीदी 10 करोड़ की। कंस्ट्रक्शन का खर्चा किया उस पर कितना, 25 करोड़ का। कंपनी ने ऑल्सो इंकर करा कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स इन रिलेशन टू द प्लानिंग ऑफ द मीटिंग। ये तो एडमिन खर्चों के लिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स के लिए 10 लाख किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और साल के अंत में उसकी NRV जो है वो पूरे बिल्डिंग की कितनी है, 40 करोड़ है। नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में जाके कंपनी डिसाइड किया कि बिल्डिंग को यूज करेंगे एज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस। अच्छा, पहले सोचा भाई रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे, बाद में सोचा नहीं नहीं, एक काम करते हैं इस बिल्डिंग में तो अपना ऑफिस ही बना लेते हैं, यहाँ पे स्टाफ वगैरह बैठ जाएगा, ठीक है ना। कंपनी फर्दर इंकर्ड ₹50 लाख फॉर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर फॉर यूजिंग इट एज कॉर्पोरेट ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर कमर्शियल स्पेसेस। विदाउट दिस चेंजेस ऑफिस कैनॉट बी सेटअप। ऑब्वियसली उन्हें 50 लाख का खर्चा लगा, किस चीज़ का, उन्हें यूज़ करना पड़ा ना। पहले वो उन्होंने बेचने थे रेजिडेंशियल कमर्शियल के नाम पे, अब उन्होंने अपने ऑफिस के लिए यूज़ करे, तो उन्हें काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह करने पड़े जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपके होते हैं। इसके बिना तो वो यूज़ ही नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। वो इसने बात ही बोली, इसका रिलेवेंस देखेंगे क्या आएगा। क्या डेप्शन का इफेक्ट इग्नोर कर देना अगर कोई है। आंसर द फॉलोइंग इश्यूज। पहले साल के अंत में ये बिल्डिंग कैसे दिखेगी। बेटा पहले साल के अंत में तो हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही है कि अल्टीमेटली इसको क्या करना है, बेचना है। दिस इज आवर बिजनेस। हमारा हम क्या है अपने पास में, हम बिल्डिंग बना के अपना रियल एस्टेट कंपनी, हमारा काम ही है अपने पास में प्रोजेक्ट वगैरह का क्या करना, बेचने का काम है। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, हमारा बिजनेस यही है। तो आपके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं, ये आपका इन्वेंट्री हो जाएगा क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो दिस इज अवर इन्वेंट्री, दिस अवर इन्वेंट्री जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, हमारा काम ही यही है, हमने इसको बेचना है। पहले साल के एंड में प्रोजेक्ट कितने पे दिख रहा होगा आप, तो वैल्यू क्या होगी बेटा, कॉस्ट देखो कितनी है। कॉस्ट में क्या क्या, एक 10 करोड़ का जमीन पे खर्चा लगा, 25 करोड़ का कंस्ट्रक्शन पे लगा। जो एडमिन खर्चों पे लगा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं लेते, ठीक है ना। और NRV 40 है, तो बेटा कॉस्ट तो आपकी कितनी होगी, 35 करोड़ है। 10 करोड़ प्लस 25 करोड़, 10 करोड़ की लैंड थी, 25 करोड़ कंस्ट्रक्शन का लगा, तो 35 करोड़ हो गया। और NRV कितनी है इसकी, नेट रिजर्व वैल्यू अगर बेचते हैं तो वो पॉइंट नंबर यहाँ पे दे रखे 40 करोड़ है। तो कॉस्ट और NRV विच लोअर कितना हो गया बेटा, 35 करोड़। कितना हो गया बेटा आपके पास में, 35 करोड़। वो 35 करोड़ पे दिख जाएगा, ठीक है ना, AS2 के हिसाब से सिंपल। कहते हैं सेकेंड ईयर एंड पे
व्हेन द इंटेंशन टू यूज द बिल्डिंग एज अ कॉर्पोरेट ऑफिस इट शुड बी क्लासिफाइड है। तो अब हमारा काम क्या है, हमने कहा इससे बेचेंगे नहीं, इसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने ही ऑफिस के लिए। अरे वे तो फिर तो हेल्प फॉर यूज इन द बिजनेस हो गया, तो ये हमारा पीपीई बन गया अगले साल। पहले आपका इन्वेंट्री था, अब तो क्या बन गया, पीपीई बन जाएगा, क्योंकि हमारा काम ही क्या हो गया, इसको यूज करना है, कॉर्पोरेट ऑफिस के तौर पे इसे यूज करना है। तो आप क्या जब कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, अब ये पीपीई बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो कहता है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट अब कितने पे दिखेगा। तो देखो हमारी कॉस्ट जो पहले थी 35 करोड़ का खर्चा तो पिछले साल तक लग ही चुका था, वो तो था ही इस पे, जमीन और बिल्डिंग का जो बनाने का खर्चा। इसके अलावा और भी एक खर्चा लगा था, हाँ ये 50 लाख का, ये ऐड होगा, सोचना है। बेटा उसने ये बात पूरी क्लियरली लिखी कि ये खर्चा करना जरूरी था, इसके बिना ऑफिस नहीं बन सकता था। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आएगी, ये एडमिन या सेलिंग कॉस्ट नहीं है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जो हमें करनी जरूरी थी। तभी हम अभी तो पहले अपना बेचने के लिए यूज करें, तब अपने खुद के लिए करेंगे। तो सरकारी नियम के हिसाब से उसने बोला कि ये खर्चे के बिना, तो उसने लिखा ना ऑफिस सेटअप ही नहीं हो सकता था। तो ये 50 लाख इसलिए ऐड हो जाएगा, तो 50 लैक्स। तो 50 लैक्स का मतलब कितना हो गया बेटा, 0.5 करोड़ में से, 35.5 करोड़, 35.5 करोड़। तो ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी, तो ये आपके पास 35.5 करोड़ बन जाएगा, जो वैल्यू निकल के आती है, जो वैल्यू निकल के आती है। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा, तो चेक कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। तुम्हारे आंसर क्या बने, ए बी सी और बी, ए बी सी और बी। तो दिस विल बी अवर आंसर्स फाइनली, जो इस वाली केस स्टडी के थे, ठीक है जी, ए बी सी और बी। तो ये केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड थी बेटा, मतलब आई विल से AS2 प्लस AS10, पहले इन्वेंट्री थी, बाद में इन्वेंट्री से आपके पास में उसे पीपी बनाने की बात करें, ठीक है ना। देन अगली केस स्टडी पे आते हैं बेटा, यहाँ कहता है सुपरकूल लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका काम है मैन्युफैक्चर करना इको फ्रेंडली इक्विपमेंट बनाना, ठीक है जी। तो उसने बात करी कि हमारा काम ही क्या है, इको फ्रेंडली इक्विपमेंट बनाने का काम है। और उसने यहाँ पे ये बात बोली है 1 अप्रैल 2023 को कंपनी को एक ग्रांट मिली, कितने की, 20 करोड़ की, फ्रॉम दी गवर्नमेंट विच इज 25% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो 20 करोड़ की एक सरकार से ग्रांट मिली, जो कि टोटल कंपनी की जितनी कैपिटल है उसका 25% मिल रहा है, फॉर वेरियस पर्पसेज दैट द कंपनी डीम्स फिट एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरी रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेड टू द गवर्नमेंट। तो आपको 20 करोड़ की ग्रांट मिली है, जो आपके पास क्या बोला, वेरियस पर्पसेस के लिए, और रीपेमेंट नहीं होनी। बेटा ग्रांट मिलने की बात हो रही है, और ये अगर मैं देखूं तो किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट या रेवेन्यू के लिए नहीं, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली होगी। एस 12 में एक बात करते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली कहाँ जाती है सर, कैपिटल रिजर्व में जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा कहता है कंपनी ने इसके अलावा बोरो करे 10 लाख करोड़ रुपए भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करा, कितने का, इस साल में 1 लाख रुपए का। एक लोन लिया है 10 करोड़ का, और उसके ऊपर ब्याज दिया है। कंपनी ने एक्वायर भी करी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 10 करोड़ से। तो फंड्स बेसिकली आपके पास में क्या है, अपने पास पैसे से जो है हमने क्या खरीदा, 10 करोड़ का एक प्लांटर मशीनरी खरीदा, और 1 करोड़ का खर्चा किया उसके इंस्टॉलेशन असेंबली में, जो उसी में ऐड हो जाएगा। 10 लाख रुपए स्पेंड करे प्रोफेशनल फीस विच इज नेसेसरी फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग ऑफ द मशीन, और 50 लाख का तो खर्चा रेवेन्यू की है, वो तो साफ ही लिख दिया रेवेन्यू है। प्लांट एंड मशीनरी रेडी फॉर यूज कब हो गई थी, 30 सितंबर 2023 को वो रेडी फॉर यूज हो गई, और डेप्शन का रेट है 10% प्लांट एंड मशीनरी पे। तो उसने 3 बातें करी, देखो एक आपने बोला ग्रांट मिली थी 20 करोड़ की, एक लोन लिया था 10 करोड़ का, और एक प्लांट एंड मशीनरी की। कहता है द ग्रांट ऑफ 20 करोड़ जो आपको मिली थी कंपनी से, उसको क्या प्रेजेंट करेंगे, रिलेटेड टू रेवेन्यू है, नो, रिलेटेड टू फिक्स एसेट स्पेशली, नो। वो उसने लिखा था वेरियस पर्पसेस, कोई रिपेमेंट नहीं होनी, तो प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, तो वो कैपिटल जब में जाएगी, यस, वो सी आ जाएगा आंसर, कैपिटल जब, ठीक है जी। फिर कहता है एट वट वैल्यू द प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज एट 31 मार्च 24। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कितने में दिख रहा था बेटा, इसकी कॉस्ट कितनी थी, तो कॉस्ट में क्या क्या आ गया देखो, एक 10 करोड़ का आपके पास प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, 1 करोड़ का खर्चा उसके ऊपर किसी इंस्टॉलेशन पे किया, प्रोफेशनल फीस का भी किया 10 लाख,
तो 10 करोड़ 11 करोड़ प्लस 10 लाख, 10 लाख मतलब 0.1 करोड़ हो गया, तो 11.1 करोड़ हो गया। 50 लाख तो रेवेन्यू खर्चा, वो तो आएगा नहीं ना। 50 लाख तो रेवेन्यू खर्चा, वो तो आएगा नहीं। और ऐसा नहीं कि हम प्लांट कोई बना रहे हैं, बन रहा है, नहीं। मतलब तो वो कोई क्वालिफाइंग एसेट वगैरह की बात नहीं आती कि आप सोचो कि लोन वगैरह की बात है, उसका ब्याज क्या प्लेस होगा, उसने प्लांट एक्वायर किया था फंड से, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास में आ रहा है, और ये हमारा कब बनकर तैयार हुआ था बेटा, 30 सितंबर को बेसिकली रेडी फॉर यूज हो गया। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने जो सवाल पूछा वो पूछा 31 मार्च 24, तो डेप्शन भी है 10% की। तो अब इस पे क्या लगेगी बेटा, डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होगी ना, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक की 11.1 पे 10% 6 महीने की, 0.555, वैल्यू बनी 10.545 करोड़। तो ये वैल्यू पे दिख रहा होगा प्लांट हमारा ईयर एंड पे, दैट इज 10.545। तो ये बना ABC बन जाएगा 10.545। देखो जी, उसने हमारे पास बच्चे को इसमें जो डाउट आता है 50 लाख रेवेन्यू तो आना नहीं था। जो लोन की बात आती है बेटा, उसमें कहीं पे क्लियरली क्वालिफाइंग या ऐसी बात बोली, उसने बोला भी फंड्स को यूज किया, फंड्स पता नहीं कौन से यूज हो रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है ना। वो उस वजह से आ नहीं रहा आपके पास में कि मैं बोलूँ आपका सब्सटेंशियल टाइम टू आपके पास सारा रेडी टू यूज वगैरह की, तो ऐसी कोई बात उसने करी नहीं। उसने जनरल बात करी थी, तो इसलिए वो ब्याज वाला नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसने बोला रेवेन्यू खर्चा जो 50 लाख का लगा उसका क्या करेंगे, वो तो सिंपल है, पीएल में जाना है। पार्ट ऑफ प्लांट मशीनरी नो, पार्ट ऑफ ग्रांट नो, रेवेन्यू खर्चा इन द पीएल बिल्कुल सही, डिडक्टेड फ्रॉम लोन, ऐसा उसका लोन से क्या लेना देना, वो तो सीधा पीएल में चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा, रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है ना। सो ये आपके पास आ जाएगा पीएल में चले जाना। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। कहता है प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, सो द सेम शुड बी डिस्क्लोजर नील वैल्यू। ये क्या बात होगी, प्लांट एंड मशीनरी गवर्नमेंट वाले पैसे से खरीदी है, ऐसा कहाँ है बात। वो तो आपके पास में जनरल बोला था, वेरियस पर्पसेस बोला था, तो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन हो रहा था, मल्टीपर्पज थी, ठीक है ना। तो वो नील वैल्यू पे बात ही नहीं आती वैसे भी। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अरे हमारी है प्लांट एंड मशीनरी, हमारी है, हम ही दिखाएंगे अपने, किसी और की थोड़ी ना है। जब मैं लोन लेके भी मैं एसेट खरीदता हूँ, एसेट तो मेरा ही होता है। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग्स टू द कंपनी, बिल्कुल सही बात है, एंड शुड बी रिकॉग्नाइज एज इट्स पीपी, शुक्र है सही बात कह दी। प्लांट एंड मशीनरी हमारा ही है और हमारा पीपी के तौर पे ही दिखेगा, सही बात हो गई। प्लांट एंड मशीनरी को हम डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे, ओ माय गॉड कितनी बढ़िया बात कही, किताब में नहीं दिखाएंगे, हमारा प्लांट हम खरीद रहे हमारा ही नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा बेटा, आंसर सी हो जाएगा। तो यहां पर मैं सी ओ माय गॉड, चारों का आंसर सी हो गया। तो ये आपके पास इस केस स्टडी के आंसर बन जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे कि चारों का आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, सी, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते बेटा। अब जो नेक्स्ट केस स्टडी आ रही है आपके पास, दैट इज ये सितंबर 2024 के एग्जाम में आई थी बेटा, पेपर में। जो केस स्टडीज है ये वो वाली केस स्टडीज हम करने जा रहे हैं, अच्छी केस स्टडी है, ध्यान से देखते जाना मेरे साथ, ठीक है जी। कहानी थोड़ी लंबी सुना रहा है। मिस्टर विक्रम ने एक लोन लिया 6 लाख रुपए का, जिसपे इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। ये लोन कब लिया था, 1 अगस्त 23 को, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। उसने इसमें से खरीदे 4000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल 125 पर यूनिट में। तो उसने बेटा यहाँ पे आपके पास में 4000 यूनिट्स जो है रॉ मटेरियल के खरीदे जा रहे हैं 125 पे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट रॉ मटेरियल की हर की कितनी है, ये आपके पास ईयर एंड पे 100 रुपये पर यूनिट। लेबर चार्जेस और वेरिएबल ओवरहेड भी लग रहा है 1 लाख रुपए का, 1000 यूनिट फिनिश गुड्स के बनाने के। तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा काफी सारा, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दी ईयर एंड के, और लेबर चार्जेस जो हमारा रॉ मटेरियल से एफजी बनाने का कॉस्ट है। 1000 यूनिट फिनिश गुड्स जो बने वो रॉ मटेरियल से बने, फॉर एवरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 2 यूनिट के रॉ मटेरियल लगते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल वैसे 4000 खरीदे, सारे थोड़े इसके लिए यूज हुए थे। वो कहते हैं 1000 यूनिट जो फिनिश गुड बनाए, एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल का भी यूनिट लगता है, तो यानी कि 2000 लगे, 2000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के इस यूनिट्स को बनाने के लिए लगे फिनिश गुड को।
नेट रिजर्व वैल्यू फिनिश गुड्स की कितनी है, 300 रुपये पर यूनिट है। और सारे फिनिश गुड्स अभी स्टॉक पे ही पड़े हैं। अच्छा, फिनिश गुड कुछ नहीं बिका, सारा बचा रह गया, सारे का सारा बचा रह गया। कहता कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और एफजी भी नहीं है। तो कोई भी ओपनिंग स्टॉक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है रॉ मटेरियल का, एफजी का। मिस्टर विक्रम ने यूज करे 1500 यूनिट्स के रॉ मटेरियल एक एसेट को बनाने के लिए भी, जो भी क्वालिफाइंग एसेट है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं सीमेंट खरीद के बेचता हूँ, तो वो तो मेरा बेचने का काम है एक बार के लिए। मैं कहता हूँ वो मैं यूज भी कर रहा हूँ अपने पास अपना एसेट बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मैं अपना सीमेंट यूज कर रहा हूँ, तो एक तरीके से वो वाली बात होगी। ठीक है। कहते हैं लेबर एंड अदर ओवरहेड चार्जेस इंकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, 90,000 भी लगा। तो हमने कुछ रॉ मटेरियल यूज किया और बाकी लेबर का खर्चा लगा उस एसेट के। मिक्सर विक्रम ने ऑल्सो पे करे 15,000 इंस्टॉलेशन का एसेट का फैक्ट्री प्रीमिसेस पे। और उसने जो बैलेंस लोन था 1 लाख का, उससे क्या खरीदे, इक्विटी शेयर खरीदे पी लिमिटेड के। अभी आपके पास में अलग कहानी सुनानी शुरू कर दी उसने, कि जो उसने बोला कि बैलेंस लोन जो है, ये लोन आपका किसके लिए किया, शेयर्स खरीदने के लिए। 9,000 शेयर्स खरीदे फेस वैल्यू 10 वाले पर, कितने में, 1 लाख रुपए में, 25 मार्च 24 को। और पी लिमिटेड ने डिक्लेयर और डिविडेंड दिया 20% का 30 मार्च को 23-24 के लिए। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन दे दी बेटा। कुछ रॉ मटेरियल की बात करी जिससे फिनिश गुड्स बनाए, कुछ रॉ मटेरियल से आपका एक पीपी बना रहा है, एक एसेट बना रहा है क्वालिफाइंग एसेट, और एक आपके पास उसने बोला शेयर भी खरीदे। हमसे क्या क्या पूछ रहा है, कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड फिनिश गुड्स एज ऑन 31 मार्च 24। तो आपसे पूछ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है, रॉ मटेरियल के एक्स की और फिनिश गुड्स की। अच्छा जी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल कितना बचा रह गया, एफजी कितना बचा रह गया, उनकी वैल्यूज बतानी है, उनकी वैल्यूज बतानी है। ठीक है ना। तो अभी इस केस के अंदर बेटा फिर नियम भी लगने हैं। तो अगर हम देखें रॉ मटेरियल टोटल में कितना था, 4,000 यूनिट था 125 पे। इसमें से 1,000 यूनिट फिनिश गुड्स के बना रहे हैं और हर यूनिट के लिए 2 यूनिट रॉ मटेरियल के लगे, तो हमारे बेसिकली 2,000 यूनिट तो वहाँ यूज हो गए। और 1,500 यूनिट्स हमारे रॉ मटेरियल के कहाँ यूज हो गए, एसेट को बनाने के लिए। तो 4,000 में से हमारे पास 1,500 यूज हो गए, और 1,500 यूज हो गए और 2,000 यूज हो गए। तो इफेक्टिवली अगर मैं आपसे बात करूं रॉ मटेरियल को लेके, तो यूनिट्स टोटल में कितने थे, 4,000। और एफजी के लिए कितने यूज हो गए, 1,000 यूनिट बनाए, हर के लिए 2, और एक एसेट को बनाने के लिए मदद करी 1,500। तो क्लोजिंग में 500 है जो रॉ मटेरियल बचा है। इसकी हर की कॉस्ट कितनी है, 125, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दे रखी है। तो 125 में खरीदा था वैसे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये। बेटा मैं डायरेक्टली लोअर का रूल नहीं लगा सकता, प्लीज समझना, डायरेक्टली लोअर का रूल नहीं लगता, वो डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के ऊपर। हमारे पास AS2 फिनिश गुड्स की वजह से बोलता है, अगर फिनिश गुड्स का लॉस बुक हो रहा है बेसिकली, वो उनके एनआरवी अगर कॉस्ट से कम है तो रॉ मटेरियल का लोअर का रूल लगाना है। ठीक है ना। अभी मैं इसको कर नहीं सकता कि किस पे वैल्यू होंगे। फिनिश गुड्स के लिए एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, तो 2,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल की यूज हुई 125 के हिसाब से, प्लस लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो यहाँ पर मैं हमारे को ये चेक करना पड़ेगा तो उसने जो हमें बात बोली थी कि 1,000 यूनिट फिनिश गुड्स के बन रहे, रॉ मटेरियल एक के लिए 2 रॉ मटेरियल यूज हुए थे, तो वो ले ली हमने कॉस्ट। और एनआरवी तो 300 है। एक हमारे पास ने बोला था लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा भी है 1 लाख रुपए, जो इसके लगा, 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, और एनआरवी 300 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 3.5 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 3.5 लाख। ठीक है ना। तो यूनिट्स कितने हमारे हैं, 1,000। जितने बने उतने ही बचे रह गए, हाँ जितने बने उतने ही बचे रह गए। तो एनआरवी जो है वो कितनी है, 300 के हिसाब से, तो 3 लाख। तो इसमें तो लोअर का रूल लग जाएगा सीधा। तो 3 लाख फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करना है, 3 लाख पे वैल्यू करना है। अच्छा, रॉ मटेरियल के केस में अब क्या होगा, क्या फिनिश गुड्स का एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम है, यस, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो पर यूनिट कॉस्ट 350 आ गई ना बेटा इफेक्टिवली, और एनआरवी 300 था।
तो एनआरवी एफजी का क्योंकि कम है आपका, वो 300 जो था एफजी का 350 से कम है, तो रॉमटिल भी किस पे वैल्यू होगा, एट 100, उसका भी आपके पास में 100 पे दिखाया जाएगा, उसका भी लॉस बुक किया जाएगा। तो यूनिट्स कितने थे, 500, जो बचे रह गए 100 रुपये पे 50,000। तो बड़ा पॉइंट था थोड़ा। तो सही आंसर क्या है, 50,000 एंड 3 लाख। सही आंसर क्या है, 50,000 एंड 3 लाख। तो देख लेते हैं आपके पास कोई आंसर आ रहा है। बेटा यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक 50, फिनिश गुड्स का 3.5 लाख गलत हो गया। रॉ मटेरियल का 50, क्लोजिंग स्टॉक का, फिनिश गुड्स का 3 लाख सही हो गया। 62,500 और 6500 तो गलत ही है, तो आंसर बी हो गया। कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कितना लोगे। अब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का मतलब हो गया जो बनाया नहीं है, तो उसमें कुछ तो रॉ मटेरियल यूज हुआ था 1500 यूनिट। हर की कॉस्ट कितनी थी, 125, 187,500 प्लस लेबर का खर्चा था कितना, 90, प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा था 15। एक और चीज है, वो क्या है, फिर बाकी तो है नहीं। हाँ है ना बेटा, इनडायरेक्ट है। उसने बोला लो, जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो लोन लेके खरीदा था। लोन लिया था 6 लाख का, 10% ब्याज पे 1 अगस्त को रॉ मटेरियल के लिए। और वो रॉ मटेरियल किसके लिए यूज हो रहा है, आपके फिनिश गुड्स को, आपके यहाँ से एक एसेट को बनाने के लिए, जो कि उसने लिखा भी है क्वालिफाइंग एसेट है। तो हमारे पास ऑब्वियसली हम यही मान रहे हैं भाई, 1 अगस्त 23 को लोन लिया है, हाँ ठीक है, ब्याज सबसे लगेगा। और ये बन कब तक रहा है, 31 मार्च 24 तक, साल के अंत तक बेसिकली बन रहा है या बन चुका है, बिल्कुल लास्ट ही बने, क्योंकि अलग से डेट नहीं बताई कब तक खत्म हुआ बन के। तुम्हारा प्रपोज क्या 6 लाख का पूरा ब्याज कैपिटलाइज करेंगे, नहीं। ये 16 का अगर रूल लगाओगे बोरिंग का पूरा तो ना कर दोगे। आपके पास में 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का लोगे ना, और वो लोगे भी कितने, 187,500 के ऊपर। तो आपका जो इंटरेस्ट एड भी होगा 187,500 का होगा ना, जितना रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ 1 अगस्त से लेके आपके पास में 31 मार्च तक कितना हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 और 3 8 महीने। 12,500। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है जो बोरिंग कॉस्ट का था। 3,05,000। बेटा आप कोई भी चीज एक आधी स्किप कर दो, ऊपर नीचे कर दो, कि आंसर तो दिखने को मिल जाएगा, पर वो सही है कि गलत है ये नहीं पता होगा ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर कहता है यह 16 के हिसाब से व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू पीएल। तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है, पीएल में कैपिटलाइज हो रहा है, वो तो देख लिया। टोटल कितना ब्याज है, तो टोटल ब्याज बनता 6 लाख के ऊपर 10%, 8 महीने, 40। कितना कैपिटलाइज हो रहा है, 12,500। बाकी तो पीएल में ही जाएगा, कितना बचा, 27,500। सिंपल। सर जो हमने फिनिश गुड ना उसका तो आना नहीं था, और जो हमने शेयर्स खरीदे वो भी नहीं है, क्योंकि शेयर खरीदना इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। जो हमने लोन का यूज़ किया, तो ऑब्वियसली वो आपके उसमें आना ही नहीं है। तुम्हारा सारे का सारा बस 12,500 जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज हुआ वही आना है, बाकी तो पीएल में जाना है। 12,500 इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, सही बात। आपके पास एनपीएल में 27,500 आपके पास इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू पीएल, ठीक है ना। ये आपके पास वो एंड वर्ड आपके पास ये पीएल कौन वर्ड गर्ल्स लिखा है, कैपिटलाइज है सीधा। एंड 27,500 जो है वो पीएल में जाएगा, तो ए हो जाएगा आंसर। बाकियों में तो गलत वैल्यू दे रहा है वो, सारा ही पीएल में गलत हो गए सारे। तो आपके पास कितना आ रहा है, 12,500 कैपिटलाइज हो रहा है जो हमारा क्वालिफाइंग एसेट के लिए, और बाकी पीएल में जा रहा है। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2024 एज पर एएस 13 एंड सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पी लिमिटेड। अच्छा, अब वो शेयर वाला आ गया। कहते हैं जी जो हमने ये शेयर खरीदे थे ना, 9,000 शेयर खरीदे थे, 10 वाला खरीदे तो 1 लाख के थे 25 मार्च को, तो 1 लाख की कॉस्ट पे दिखेंगे। पर कहते हैं उस कंपनी ने 20% डिविडेंड 30 मार्च को ही दे दिया इसी साल का। अच्छा, 5 दिन बाद ही हमें डिविडेंड मिल रहा है।
अरे हमें मिलना चाहिए था, जिससे खरीदे उसका एक तरीके से तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, पूरे साल का डिविडेंड है, हमने तो लास्ट में खरीदे बिल्कुल, तो डिविडेंड तो उससे पहले का पीरियड का हो गया राइटली। तुम्हारी कॉस्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब डिविडेंड कितना मिलेगा 20% के हिसाब से, तो 9,000 शेयर है, शेयर कितने का फेस वैल्यू 10, 20% मिल रहा है तो 18,000। तो आपकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी सर, हमने खरीदे 1 लाख पे थे, हमने खरीदे कितने पे थे, 1 लाख पे थे, 1 लाख में से क्या करेंगे, 1 लाख में से 18 माइनस कर देंगे, तो हमारी सही अमाउंट कितनी रह जाएगी, हमारी सही अमाउंट रह जाएगी 1 लाख माइनस 18, 82 मेरी सही कॉस्ट आ जाएगी, 82,000 आ जाएगी मेरी सही कॉस्ट। तो आपके पास में चेक कर लीजिए, कैरिंग अमाउंट 72 है, गलत है। आगे कैरिंग अमाउंट 90 है, वो भी गलत हो गया। कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, वो भी गलत हो गया। कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी है 82, एंड डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, बिल्कुल सही बात होगी। तो आपके पास कितना आएगा 82,000 कैरिंग अमाउंट हो गया, और वो 18,000 का जो डिविडेंड है वो क्या होगा, कॉस्ट से कम किया जा रहा है, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन हो गया, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन हो गया। तो आंसर क्या बना, बी सी ए डी, बी सी ए डी। तो आपके पास में चेक कर लेते बेटा, ये सारे हमारे पास जो आंसर सारे हैं बी सी ए डी, ठीक है जी। तो इसके साथ में एक केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाती है, एक केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाती है। देन अगली भी आते हैं बेटा हमारे पास में, अगली केस स्टडी में, ये भी अगेन आपके किस में आई थी, सितंबर 24 के एग्जाम में, सितंबर 24 के एग्जाम में। कहते हैं के लिमिटेड ने गुड्स बेचे कितने के, 22 लाख रुपए के मिस्टर रवि कुमार को 1 फरवरी 2024 को। तो ये सेल करिए 22 लाख की 1 फरवरी को, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, इनको डिलीवर कब किया गया, 10 अप्रैल को। तो डिलीवरी रिलेटेड बाय रिक्वेस्ट होता है ना एस 9 में, बेच आज दिए डिलीवरी बाद में हो रही, तो सेल तो आज ही होगी ना, ठीक है ना। उसने गुड्स बेचे और ऑल्सो सोल्ड 2 लाख के गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे 1 जनवरी 24 को टू शीतल एंटरप्राइजेस को। पीरियड ऑफ अप्रूवल कितना, 3 महीने बाद का है, आफ्टर विच उन्हें सोल्ड मान लिया जाएगा। बायर ने डिसअप्रूव कर दिए 25% गुड्स एंड अप्रूवल फॉर 50% टिल 31 मार्च 24। वो कहते हैं जी 2 लाख के और बेचे थे 1 जनवरी को, जिसमें से 3 महीने का हम समय दे रहे थे, नहीं तो सेल मान ली जाएगी। 3 महीने का टाइम है आपको रिजेक्ट करने का, अप्रूव करने का। बायर ने वापस कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया 25% और 50 का अप्रूवल दे दिया, बाकी बचा 25%, उसका क्या करेंगे सर, बैलेंस 25% सेल है कि नहीं है, सर सेल है, बैलेंस 25% भी सेल है, क्यों, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से। 3 महीने हो गए ना 31 मार्च तक, 1 जनवरी को दिया था तो 3 महीने हो गए ना 31 मार्च तक, नहीं बोला तो लैप्स ऑफ टाइम कैसे, वो भी सेल है, तो सेल 75% की हो जाएगी। अच्छा फिर वो कहता है, रवि कुमार ने कमेंस करा लीगल एक्शन अगेंस्ट के लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ फॉल्टी गुड्स टू क्लेम द डैमेजेस। किसी ने, कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट में केस फाइल किया है कंपनी के अगेंस्ट में, क्योंकि उसे को हमने खराब गुड्स दिए थे, फॉल्टी गुड्स दिए थे, ठीक है ना। लॉयर्स जो हमारी कंपनी के लिमिटेड के एडवाइस किया कि इट इज नॉट रिमोट येट दैट द रिसोर्सेज मे बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। कहता अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि रिमोट ही चांस है, बिल्कुल नॉट रिमोट है, ठीक है ना, कि आपके रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर बिल्कुल रिमोट होता है फिर तो हम बोलते हैं कॉन्टिजेबिलिटी होना एक अलग बात है, उसका डिस्क्लोजर होता है, नहीं होता। मतलब अगर रिमोट है फिर तो डिस्क्लोजर भी नहीं देते ना। अगर आपके पास प्रोबेबल की बात आती है तो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट कॉन्टिजेबिलिटी दिखा दो, एक तरीके से, मतलब कि 50% से कम चांस है, कॉन्टिजेबिलिटी दिखा दो, 50% ज़्यादा फिर तो प्रोविजन ही बन जाती है। रिमोट है तो कॉन्टिजेबिलिटी का भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कह रहा है रिमोट नहीं है, ठीक है ना। लीगल कॉस्ट का जो खर्चा लगेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, जो देना ही देना है लॉयर को पैसे, वो तो लेगा ही लेगा, 45,000 जो लीगल कॉस्ट देनी है। सेटलमेंट अमाउंट अगर क्लेम देना पड़ गया तो 5 लाख, तो अगर कल को केस हार गए तो 5 लाख देने पड़ेंगे, वो वैसे हमारी कॉन्टिजेबिलिटी है, क्योंकि वो प्रोविजन तभी बनेगी अगर वो कंडीशंस आपकी पूरी होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है आपकी, ठीक है ना। ऐसा प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है ना, रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है, चलो अमाउंट तो पता है, पर उसने कहीं नहीं बोला कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो कॉन्टिजेबिलिटी, हाँ कॉन्टिजेबिलिटी का डिस्क्लोजर आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए बात आ जाती है कि बेटा रिमोट चांस है कि नहीं है, तो उसने बोल दिया रिमोट नहीं है। शीतल एंटरप्राइज का एक ट्रेड रिसीवेबल भी है ऑफ के लिमिटेड। एक शीतल एंटरप्राइज बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब हमारी कंपनी का एक डेटर है शीतल एंटरप्राइज, उसको हैवी लॉस हुआ ड्यू टू एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड ऑन 30 मार्च। लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, लॉस किसी पॉलिसी के द्वारा कवर नहीं है। अप्रैल में शीतल एंटरप्राइज बैंकक्रप्ट हो गया और जो बैलेंस उससे लेना था वो 75,000 था, 75,000। के लिमिटेड प्रोविजन बनाता है 5% पे। तो 3 अलग अलग केस है, एक सेल का पॉइंट है, एक लीगल एक्शन है, कुछ एक ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट है।
ट्रेड रिसीवेबल का मैं दोबारा पढ़ दूंगा। अभी क्या होता है कि सारी चीज़ों को आप याद करके चलेंगे दिक्कत हो जाती है, एक बार आइडिया लेना है कि कनेक्टेड है कि अलग अलग है। अब देख लेते हैं किसके बारे में, फिर उस पैराग्राफ को जो दोबारा पढ़ लो। व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू एज पर S9 इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। रेवेन्यू कितना दिखाया जाएगा सर? रेवेन्यू हमारा दिखेगा जो पहले 2 पैराग्राफ में बात हो रही थी, वही रेवेन्यू से रिलेटेड थे यहाँ तक जो थे, जिसमें क्या क्या बातें हो रही थी सर हमारे पास में। उसने जो बातचीत करी थी, सिर्फ इसने एक 22 लाख की सेल की बात करी है, जो हमारी सेल है, प्लस जो 2 लाख की सेल थी उसका 75% लेंगे। 75 क्यों लेंगे? क्योंकि 50% अप्रूव कर दिया और 25% लैप्स ऑफ टाइम, जो वापस किया वो तो आएगा नहीं ना। तो 1.5 लाख हो गया, तो टोटल हो गया 2350। ये हो जाएगा ऑप्शन 2350, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द लीगल कॉस्ट एंड क्लेम फॉर लीगल एक्शन कमेंस बाय मिस्टर रवि कुमार इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च एज पर 29। भाई ये बता दो लीगल कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट करोगे और जो क्लेम फॉर लीगल एक्शन है। सर देखो लीगल कॉस्ट जो है वो तो आपके पास है, उसकी तो प्रोविजन में नहीं होता, खर्चा है। हाँ, जो कोर्ट में अभी केस चल रहा है अभी तो उसका कहीं नहीं बोला कि कंडीशन पूरी हो रही है कि आपके पास पैसे देने पड़ेंगे और केस हारने की उम्मीद लग रही है, जो भी है, तो आपके पास वो प्रोविजन नहीं है, तो वो कंडीशनलिटी और उसका डिस्क्लोजर आएगा। यस, कंडीशनलिटी का डिस्क्लोजर आएगा। तो यहाँ पे प्रोविजन 545 गलत हो गया, प्रोविजन 5 लाख गलत हो गया, प्रोविजन 45 की और डिस्क्लोजर देना कॉन्टीजेंट का 5 लाख का, बिल्कुल सही बात है। और सारे ही कॉन्टीजेंट नहीं, लीगल कॉस्ट तो लगनी लगनी चाह रहे हो जी, तो आपके पास वो आ गया, कोर्ट केस चालू हो चुका है। और जो 5 लाख है वो आपके पास में कॉन्टीजेंबिलिटी है अभी, ठीक है ना, उसका डिस्क्लोजर आएगा, उसका डिस्क्लोजर आएगा, ठीक है बात। यस सर। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ शीतल एंटरप्राइज इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। अब शीतल एंटरप्राइज का बता दो AS4 के हिसाब से। तो शीतल एंटरप्राइज का पॉइंट द्वारा पढ़ लेते हैं। उसने बोला था शीतल एंटरप्राइज एक हमारा डेटर है, उसको हैवी लॉस हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक 30 मार्च को। अच्छा, तो उसको लॉस हो चुका है, लॉस कवर नहीं इंश्योरेंस कंपनी से, और अप्रैल में जाकर बैंकरप्ट भी हो गया, तो वह एंटिटी बैंकरप्ट होगी अप्रैल में हुई, पर साल खत्म होने के बाद। और उससे बैलेंस कितना लेना था 31 मार्च को? 75,000। प्रोविजन हम वैसे 5 बनाते, तो क्या 5% ही प्रोविजन बनाएंगे? नहीं सर, ये तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। वो क्या कहता है, 2 चीजें, कंडीशन एग्जिस्टिंग और बैलेंस शीट डेट। हाँ, हालत तो खराब चल रही है, बोले ना उसको हैवी लॉस हुआ था, हालत तो खराब चल रही है। बाद में उसका क्या मिल गया, एडिशनल एविडेंस। हाँ, वैसे हम ये मान रहे हैं अप्रैल तक, जब तक उसको नुकसान हुआ तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं आया, वो ऑब्वियसली तभी अप्रैल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आप प्रोविजन पूरी 75 की बना देंगे? यस, आप प्रोविजन पूरी 75 की बनाएंगे, तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। एन एडजस्टिंग इवेंट फुल प्रोविजन ऑफ 75,000 शुड बी मेड इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। सही बात लग रही है। एडजस्टिंग इवेंट प्रोविजन सिर्फ 3750 की बनाएंगे? नहीं, एडजस्टिंग इवेंट कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे, गलत बात। 5 तो वैसे ही बननी थी, कुछ भी ना होता। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अच्छा नॉन एडजस्टिंग है, ओनली डिस्क्लोजर क्या है? नॉन एडजस्टिंग तो है ही नहीं, एडजस्टिंग है भाई, नॉन एडजस्टिंग तो है ही नहीं है, तो एडजस्टिंग हो गया, क्योंकि दोनों पर चीजें पूरी होगी। एविडेंस आपके पास में बाद में मिल रहा है और कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आंसर बी ए, आंसर बी ए। तो सही क्या आंसर बना? A C A, 3 ही थे इसमें, A C A। तो ये आपके पास में केस स्टडी हमारी ये वाली कंप्लीट हो जाएगी बेटा, C A, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके पास आ रहा है बेटा, अगेन ये वाली केस स्टडी जो है एग्जाम में ही आई हुई है सितंबर 24 में, मतलब 3 केस स्टडी थी ना, ये आपके पास सितंबर 24 की ही है केस स्टडी जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कहता है जय लिमिटेड ने सबमिट किया फॉलोइंग डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 23। तो बेसिकली वो आपको डाटा दे रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर से 10 रुपये वाले 50,000 PL का लॉस है, डिवेंचर लोन एडवांस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लांट मशीनरी एसेट इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, डेटर्स और कैश में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहा है आपको उसी कंपनी का। कह रहे 31 मार्च 23 को जय लिमिटेड ने डिसाइड किया रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कंपनी को, जिसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। अकॉर्डिंगली कुछ डिसाइड किया चीज़ों को लेके, कहते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे, तो एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हिंट आ गया तरीके से कि रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। कह रहे हैं जो 9% डिवेंचर्स है उन्हें तो हम सेटल कर रहे हैं, और उनके बदले क्या दे रहे हैं, 15,000 शेयर दे रहे हैं 10 वाले। इक्विटी शेयरहोल्डर्स भी अपना 40% गिव अप कर देंगे, और उनके बदले उनको क्या दे रहे हैं, 11% डिवेंचर दे रहे हैं। PL को राइट ऑफ कर देंगे, और नए इक्विटी शेयर कितने इशू करे, 1 लाख के। तो ये स्कीम की बातें करी। इसके अलावा कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी और दे रहा है आपको 1 अप्रैल को क्या क्या किया।
इंटरेस्ट मिला एडवांस रिसीव्ड ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, जो हमने सप्लायर्स को एडवांस दिया हुआ था, हमारे सप्लायर कौन है, क्रेडिटर, जिनसे गुड्स उधार पे खरीदते हैं, क्योंकि उनको एडवांस दे दिया तो उनसे ब्याज मिल रहा है 3000 का। टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल हुई है 14 में। एक डेटर था 40,000 का, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, ओहो बुरी बात। 40% ही उससे मिल पा रहा है। डिविडेंड मिला एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और पार्ट ऑफ प्लांट मशीनरी को बेचा है 3000 के लॉस पे, जिसकी बुक वैल्यू है 15,000। तो ये अलग अलग सी ट्रांजेक्शन दे दी, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन दी, डिविडेंड मिला, टैक्सेशन दिया, डेटर इंसॉल्वेंट हुआ, मशीनरी बेची, अलग अलग। देखते हैं क्या रेलिवेंस है। कहते हैं बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लग रहा था, ये क्या हो गया। हाँ वो एक्चुअली में क्या, पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कुछ बातें कर ली, चलो देख लेंगे उसका रोल आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर ली, क्योंकि जो नीचे 5 ट्रांजेक्शन दिए ए से लेके ई तक सेकंड टाइम में, उसमें जो पैसा आ रहा जा रहा है वो एक्टिविटी वाइज हो गया ना, वो उसलिए है। अब उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या क्या है, तो देखो आपके पास में ऊपर के पॉइंट्स में तो ऑपरेटिंग का था ही नहीं कुछ भी, सोचो तो। यहाँ तो डिबेंचर को शेयर दिए तो वैसे ही नॉन कैश हो गया। यहाँ गिव अप कर रहे हैं उनको भी डिबेंचर दे रहे, इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो इक्विटी शेयर इशू करे फाइनेंसिंग हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, उसने बोला इंटरेस्ट मिला, जो सप्लायर्स का इंटरेस्ट मिला। हाँ सर, इंटरेस्ट मिलना तो इन्वेस्टमेंट पे होता है सर, वो इन्वेस्टिंग नहीं है भाई। वो इन्वेस्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा मिल रहा है, हमने सप्लायर को एडवांस दिया तो उसके वाला ऑपरेटिंग में ही आएगा। एक तो 3000 वो मिला है इंटरेस्ट। टैक्सेशन लायबिलिटी पे करी, हाँ तो वो 14,000 आपका माइनस होगा, वो टैक्सेशन इज ऑपरेटिंग ऑब्वियसली। डेटर से पैसे मिले, हाँ डेटर से पैसे मिले, पर कितने मिले, 40,000 का 40%, 16,000। और डिविडेंड मिलना तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग हो जाएगा। और मशीनरी भी जो आपके पास में बेची, उसके भी जो पैसे आएंगे वो भी इन्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5,000 हो गया, 5,000 ऑप्शन में, यस 5,000 है। फिर क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कौन कितना है। इन्वेस्टिंग बेटा लास्ट तो आ गया, तीनों ऑपरेटिंग हो गए एक प्रकार से, ये इन्वेस्टिंग हो जाएंगे। डिविडेंड 1 रुपये पर शेयर मिल रहा है, कितने शेयर हमारे पास, 10,000 शेयर है उस कंपनी के, स्टार लिमिटेड के। तो 10,000 शेयर पे 1 रुपये शेयर के हिसाब से 10,000 का डिविडेंड मिला, एक वो आ गया। और मशीनरी बेची कितने में, 15,000 बुक वैल्यू के, 3,000 के लॉस पे। 15,000 बुक वैल्यू की, 3,000 के लॉस पे, तो बेटा कितने बेची, 12 में बेची ना। लॉस है तो कम पे बिकी, प्रॉफिट होता ज़्यादा बिकती, तो 22,000 आ गया इन्वेस्टिंग में। 22,000 आ गया इन्वेस्टिंग का। क्वेश्चन आसान है अगर क्लियर बात है। बेटा देखो यहाँ पे अब ये मत सोचना कि सर ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड वगैरह वो हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, वो तो आपके पास प्रॉफिट वगैरह सब दे रहा है, सब करने के बाद है तो रिवर्स करते हैं, आपको सीधा वैल्यूज दे रहा था, कितना पैसा आ रहा जा रहा है, तो उससे सीधा ही हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, देन व्हाट इज अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन अप्रैल 23। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना बैलेंस होगा आप पे? बेटा हमारे पास स्टार्टिंग कितना था, 65,500। तो 65,500 आपके पास है। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आया, अब मैं दोबारा से कहाँ हेडलेस करता फिरूंगा। ऑपरेटिंग का 5,000 है, इन्वेस्टिंग का 22 है, प्लस ही है दोनों। आप अलग अलग भी डालोगे फिर से बात तो वही होगी, कितना पैसा आया गया। और फाइनेंसिंग का देख लो, कोई और पैसा आया था क्वेश्चन में, हाँ ये इक्विटी शेयर इशू करे थे 1 लाख के, ये भी 1 लाख रुपए आए थे, और बाकी नीचे वाले तो सारे ही हो गए ना, तो वो 1 लाख और आया था। मतलब आप सारे द्वारा से प्लस माइनस करके लिखने वो लिख लो, तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग तो कर ही चुके, बस फाइनेंसिंग का डल गया। ये बन रहा है 192,500, 192,500। आप जैसी कोई भी वैल्यू मिस करोगे आंसर दिख जाएगा, समझो। मतलब मेरा कहने का, आप 1 लाख मिस किया तो ये आ जाता, आपने यही मिस कर दिया तो ये तीनों ले लेते, ये आ जाता, आपको पता भी नहीं चलता आप गलती कर बैठे। आप समझ रहे हो बात को, वो थोड़ा सा बारीकी से चलना पड़ता है। जैसे ही मिस किया आपको दिख तो जाएगा वैल्यू, वहीं वो गलत, वहीं वो गलत। 2-2 नंबर का आता है एक एमसीक्यू, 2-2 नंबर का आता है एक एमसीक्यू, 2 नंबर का। कह रहे बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कितना है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो पहले एग्जिस्टिंग कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा। सर एग्जिस्टिंग में हमारे पास 50,000 शेयर थे 10 वाले, तो 50,000 शेयर 10 वाले थे तो 5 लाख की होगी।
अब हमने देखना है जो भी ट्रांजेक्शन, एक तो इशू किया आपने सीधा 1 लाख के पैसे करके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ये सब। और ये आपके पास हो गया था। अब देखते हैं ये वाले का कोई रोल नहीं है, ए और बी का रह गया। डिबेंचर्स वालों को इशू करे 15,000 शेयर 10 वाले, तो ये भी तो इशू करे ना। तो डिबेंचर्स वालों को जो दिए, डिबेंचर होल्डर 15,000 इंटू 10, एक तो वो आ गया जो 15,000 शेयर दिए उनको 10 वाले। और एक बोल रहा है इक्विटी वालों ने गिव अप भी किया अपना 40%, उनके 11% डिबेंचर दिए जा रहे हैं उसके बदले। तो 40% उन्होंने गिव अप किया था बेटा, तो जो गिव अप किया उतना रिड्यूस करा के 40%। तो अभी 40% किसका लोगे, जो एग्जिस्टिंग था 5 लाख, वो तो बात की ट्रांजेक्शन है ना। तो जो 5 लाख थी उसका 40% उन्होंने अपना छोड़ा, और उसके बदले उन्हें क्या दे दिए थे, डिबेंचर, तो वो उतने से कम हो गया। तो कितनी वैल्यू आ गई, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख प्लस 1.5 लाख 7.5 लाख माइनस 2 लाख 5.5 लाख। तो 5.5 लाख आपका सही आंसर बनता है, जो भी आपकी इक्विटी से रिलेटेड चीज़ें थी, शेयर कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है ना। तो आंसर क्या क्या बने बेटा, बी डी ए सी, बी डी ए सी देख लेते हैं यही आंसर है कि नहीं है। तो दैट विल बी चेक्ड हमारे पास में, बी डी ए सी करके आपका चेक हो जाएगा वाला, बी डी ए सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए वन मोर केस स्टडी बेटा इस वीडियो के अंदर में। दिस वाज इन आरटीपी जैन 2025 आरटीपी, आरटीपी जैन 2025 आरटीपी। तो ये वाली आपके पास केस स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर में केस स्टडी आ रही है, सूर्या लिमिटेड के पास 2 फिक्स एसेट्स है, FA1 जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 600 लैक्स का, एंड FA2 जो आपके पास दिख रहा है 300 लैक्स का। तो 2 एसेट्स है बेटा जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, एक 600 का एक 300 का। ईयर एंड पे 31 मार्च 24 को जो वैल्यू इन यूज है FA1 की वो 500 है, और जो नेट सेलिंग प्राइस है वो 550 लाख है। ओके, कंपनी ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन करी थी लास्ट ईयर 20 लाख की फॉर FA1। वैल्यू इन यूज आपको दे रहा है और नेट सेलिंग प्राइस दे रहा है FA1 का। बेसिकली वैल्यू इन यूज नेट सेलिंग प्राइस ये वर्ड्स आपके आते हैं AS28 इंपेयरमेंट में, ठीक है ना, उसका रोल आता है। और एक रिवैल्यूएशन भी करी थी इसकी। और जो FA2 का है ईयर एंड पे वो वैल्यू इन यूज है FA2 का 350 और नेट सेलिंग प्राइस है 320। तो 2 एसेट्स हैं उनकी रिवैल्यूएशन, आपका इंपेयरमेंट वगैरह की बात करनी है। कितना टोटल इंपेयरमेंट लॉस है FA1 का, तो FA1 के लिए बेटा सबसे पहले तो देखो उसका कैरिंग अमाउंट कितना है। कैरिंग अमाउंट सबसे पहले दिया हुआ सबसे पहले पैराग्राफ में 600, ठीक है ना, इन लैक्स से सारी वैल्यू। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर, हायर किस किस का, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू ड्यूज। तो 500 और 550 विच एवरेज हायर, तो 550 हो गया, ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, क्योंकि RA कम है कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो इम्पेयरमेंट लॉस बन जाएगा 600 माइनस 550। RA ज़्यादा होता फिर नहीं होता, तो 50 का, तो 50 लाख बी हो गया, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट लॉस कितना PNL में जाएगा इस साल में, तो बेटा इम्पेयरमेंट लॉस सादा सा PNL में ही तो जाता है। अरे नहीं सुनो, वहां पे एक पॉइंट है, अगर पहले AS10 में अगर आपने कभी रिवैल्यूएशन करी थी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा होगा, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करो। तो हमारा इसका भी रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है पिछले साल का, अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन पड़ा है ना। तो पहले कितना 50 लाख में से 20 लाख तो क्या यूज हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज हो गया ना। तो बचा हुआ जो 30 है वही PL में जाएगा बेटा, वही PL में जाएगा, वही आ रहा है। हाँ, रिवैल्यूएशन सिर्फ ना होता तो आप सारा PL में बोलते थे, ठीक है। कितना इंपेयरमेंट लॉस है FA2 का इस साल का, तो इसका कैरिंग अमाउंट कितना है बेटा 300, इसका कैरिंग अमाउंट कितना है 300, और इसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो है 350 और 320 विच एवरेज हायर, तो 350 हो गया। तो यहाँ पे तो बेटा इंपेयरमेंट लॉस कितना बना, 50। अरे नलायको तुम डिफरेंस ही देखते हो, नील होगा। क्यों नील होगा सर, अरे भाई RA ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट ही ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, वैल्यू बढ़ानी तो ही नहीं, AS28 में तो वैल्यू गिरती है, इंपेयरमेंट का मतलब ही गिरावट है, तो यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस ही नील है।
इम्पेयरमेंट लॉस इन बच्चे को क्या होता है, सब डिफरेंस लेते हैं। अरे भाई कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा होगी, रिकवरी अमाउंट कम है तभी तो कम करोगे ना, जब रिकवरी अमाउंट ही ज़्यादा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, फिर कहते हैं बट द कैरिंग वैल्यू 1 अप्रैल को FA1 की, तो FA1 की कैरिंग अमाउंट अब कितनी होगी? हाँ, तो हमारी वो 600 थी, हमने 50 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया था, तो 50 का लॉस रिकॉर्ड करके 550 पे आ जाएगी ना वारे पे, वारे पे आ जाएगी ना। 600 थी, आपने 50 का क्या रिकॉर्ड किया इम्पेयरमेंट लॉस, वो कितने पहुंच जाएगा 550 पे, आरे पे पहुंच जाता है उसके अपने। और FA2 पूछता तो वो तो 300 पे दिखता, तो 550 आ जाएगा, 550 आ जाएगा, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे बेटा। तो BCDA, BCDA ये हमारे पास में लास्ट आपके पास आ जाएगा BCDA। और इसके साथ में आपके जितने भी केस स्टडीज थी बेटा, जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को लेके आया था, इनफैक्ट टोटल में कितनी थी, 9 केस स्टडीज थी, जो भी MTP आया, RTP लेटेस्ट में आया, और जो पेपर की थी, इससे पहले वाली जितने भी MTPs RTPs वगैरह की थी, वो सारी मैंने इससे पहले वाली में कर दी थी, ICA की तरफ से अलग से पोर्टल वगैरह में जितनी भी थी, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी ICA की तरफ से दी गई है केस स्टडीज, वो सारी की सारी बेटा मैंने यहाँ पे ले ली, आगे भी और आएगी जब, तो वो आपको उसके लिए मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था इनिशियली कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहीं पे पहली वाली भी पड़ी है, जो पहली 16 केस स्टडीज़ की एक वीडियो थी, वो थोड़ी बड़ी वीडियो थी, उसके अंदर वो सारी कवर थी, अलग अलग स्टैंडर्ड से रिलेटेड केस स्टडीज थी, टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे आपकी बाकी वाली हो जाती है, ठीक है ना। आप बच्चे बस अपना ध्यान रखते रहे, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहे, अपने ऊपर विश्वास रखे, किसी प्रकार से आपने अपनी मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं लानी। यस, केस स्टडीज करने के लिए अगर आपको चैप्टर्स की नॉलेज है तभी तभी केस स्टडीज करने का फायदा तब होता है जब आप सिलेबस एक बार के लिए कर चुके होते हैं, या अगर सीधे स्पेसिफिक चैप्टर की है मार्किंग कर रखे तो वो स्पेसिफिक चैप्टर के बाद देख ली। अदरवाइज आपके पास क्या होता है, कुछ मिक्स होती है, तो उन केस में उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के बाद है। जनरली सजेस्ट कि जब पूरा सिलेबस के लिए एक बार तब करते हो तो आपके लिए हमेशा बेटर रहता है, ठीक है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप रिकॉल कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो वो एक मेन चीज़ आती है। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जो भी रेलिवेंट होगी वीडियोज होगी वो और मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।